Hello friends, welcome back to the channel. My name is Kiran Ghosh. So I have started a new session, new initiative that I will discuss 100 DSSS PYQs for the general paper, that is पेपर 1, जहाँ पर हमारा 5 सेक्शंस होता है। तो उस 5 सेक्शन से ईच सेक्शन से 20 क्वेश्चंस यानी टोटल 100 क्वेश्चन फ्रॉम 5 सेक्शंस I will discuss like a mock test format. Okay, I will discuss here it a question and answer. So if you like this session, do like the video and keep watching. ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जाएगा सारे हमारे DSSS में आया हुआ है, यानी PYQs बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो यहाँ पर 5 सेक्शन होता है, उनमें से पहला है जनरल अवेयरनेस, देन हो गया रीजनिंग, देन हो गया मैथ, देन आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यही भी है। ये पर सिर्फ देखो हमारा जो TGT का सिलेबस ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 100 रहता है और PGT में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 200 रहेगा। ठीक है, तो चलिए जनरल अवेयरनेस से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, तो ये मैंने पहला जो जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, ये पहला वीडियो तो मैंने रैंडमली उठा रहा था क्वेश्चन, तो मैंने ये UPSC से ले लिया क्वेश्चन, और डेफिनेटली उतना टफ नहीं है, इजी है या फैक्चुअल है, तो इसलिए मैंने लिया है। और फिर बाद में मैंने जो बाद के जो क्वेश्चन होंगे, यानी नेक्स्ट ये पूरा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन पूरा ही UPSC SSC से लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि DSSS का ही लेने का, बट बाकी जो सेक्शंस का क्वेश्चंस है वो सब DSSS का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो देखिए यहाँ पर बोला गया है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलिया बापा एंड द्रोणा बापा डिनोट व्हाट। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो ये कुलिया बापा एंड द्रोणा बापा इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी ये टर्म को याद रखिएगा कि कुलिया बापा एंड द्रोणा बापा इज रिलेटेड टू दी मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, देन इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स बिकॉज प्राइस लेवल्स वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। स्टेट वाइज भी कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वैरी करते हैं, इसलिए इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स। देन देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। So local self-government can be best explained as an exercise in democratic decentralization। तो ये देखो सारे क्वेश्चन ही मैंने पॉलिटी से लिया है बेसिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन देखिए द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ रिलेटेड है, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ scheduled tribes. The provision in 5th schedule and 6th schedule in the constitution of India are made in order to protect the interests of scheduled tribes. Then देखिए the main objective of the 12th five-year plan was faster, sustainable and more inclusive growth. The main objective of 12th five-year plan was faster, sustainable and more inclusive growth. तो ये सारे क्वेश्चन ही आया हुआ था UPSC में ही आया हुआ था, और कुछ क्वेश्चंस आपको है जो SSC में आया हुआ है। देन देखिए द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्राइंड इन डिट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो DPSP है ये इसलिए क्या है लागू किया गया था कि हमारा जो स्टेट है उसमें एक वेलफेयर बना रहा है। ठीक ना। देन देखिए द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के साथ रिलेटेड था। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म के साथ नहीं है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये एक्चुअली मैंने
एक ऐप में क्विज में खेल रहा था, मतलब वो ये सारे आंसर क्विज क्वेश्चन आंसर वो ऐसे मतलब मैं आंसर को देख सकता हूँ, टिक कर सकता हूँ, तो वही से मैंने स्क्रीनशॉट लगा कि ये बनाया है। जैसे अगले क्वेश्चन जो है होंगे वो मैंने एक PDF से लगाया है, ठीक है। तो सारे PYQs ही है, एग्जैक्ट PYQs है। तो अगर आप ये वीडियो को बहुत आराम से देखोगे और चीज़ों को नोट डाउन करोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो रहा है। देन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द, ये भी देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये SSC का क्वेश्चन आ रहा है, देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो ये 2011 सेंसस का मोटो था कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब देखो एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है सेंसस से ही रिलेटेड है सारे बाकी क्वेश्चन। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया एन अर्बन एरिया विथ ए पॉपुलेशन फ्रॉम 50,000 टू 99,999 इज नेम्ड एज क्लास 2 टाउन। तो ये क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा आप, ठीक है, कि टाउन का क्लासिफिकेशन कैसे है। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि वो सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अटैच करने का, ठीक है, ताकि आपको यहीं से जानकारी मिल जाए। चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ 2011 सेंसस इन इंडिया इज 914। ये सारे जो गेम है ना ये कॉम्पिटिटिव का, सिर्फ मेमोरी का ही है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ें। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 2011 के अकॉर्डिंग 914 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द प्रोविजनल रिजल्ट्स ऑफ द 2011 सेंसस इज 914। देन देखिए एज पर द प्रोविजनल result of the 2011 census, the density of population in India is 382. In which of the following states is child sex ratio as per the provisional result of 2011 census the lowest? तो हरियाणा में जो है यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। एज पर 2011 सेंसस डेटा दी ओवरऑल सेक्स रेशियो इन द कंट्री इज 940। तो पूरा इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है 940, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है, और हरियाणा इज द लोएस्ट स्टेट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए 3 आर्टिकल है, जो है आर्टिकल 352, 356 एंड 360, याद रखिएगा। देन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 डील्ड विथ डिफेक्शन एंड डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। ये जो 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये किसके साथ डील करता है, डिफेक्शन एंड डिसक्वालिफिकेशन, जो कि 1985 में किया गया था। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विथ अमेंडिंग प्रोसीड्योर। तो ये जो अमेंडिंग प्रोसीड्योर है उसका भी एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 368, नंबर है आर्टिकल 368। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो वो लोकसभा हो सकते हैं तो राज्यसभा हो सकते हैं, कहीं पर भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एंटी डिफेक्शन इसका मतलब है कि कोई भी नेता है वो हमेशा क्या आती कि दल बदल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया तो उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो ये 10th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है, ये देखो यहाँ पर मैंने अटैच भी किया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ना। इमेजिन यू आर इन ए पॉलिटिकल गेम political game as a member of a political party and you are tempted to switch sides for personal gain। अच्छा ये पर्सनल गेन के लिए कुछ भी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेंट्स सच डिफेक्शंस एंड मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है, देखो 20 क्वेश्चन हो गया, आप गिन सकते हो, गिन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैंने 20 करके लिया है, टोटल 100 है, ठीक है, इस सेक्शन से। तो ये मेरा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन था, यहाँ से मैंने 20 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए हम जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट पे या फिर रीजनिंग पार्ट पे। तो चलिए, तो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत होगा और या फिर एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा आपको। देखिए JLOQ देन YA, तो क्या है ना, गैप को आपको ढूंढना है। तो फिर देखो अगर J के बाद क्या L आ रहा है, मतलब एक गैप है, JKL, ऐसा ही O के बाद Q आ रहा है, मतलब OPQ। तो फिर ये O कहाँ से आया, तो J के बाद O आया, ठीक है, J के बाद
ओ आया, जे के बाद ओ आया, मतलब कितना गैप है देखो। तो अगर गैप देखेंगे कुछ तो गैप देखेंगे तो क्या है, जे का नंबर होता है जे का नंबर होता है जे का नंबर होता है 10 होता है, ठीक है, जे का नंबर 10 होता है। आपको ये याद रखना होगा कि अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है। तो जे के नंबर 10 होता है, क्योंकि यानी सही बोल रहा है क्या, जे के नंबर 10 ही होता है ना भाई, एक बार मेरे। तो उसके बाद ओ का नंबर क्या होता है, देखो ओ का नंबर होता है, जे का नंबर 10 है तो जे, एम का होता है 13, एन का होता है 14, देन एम एन ओ, तो ओ का होगा 15 हो गया, ठीक है। तो 10 के बाद 15, तो 15 के बाद डेफिनेटली क्या होगा, 20 होगा, तो टी 20, ऐसे करके जो है अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद रखना होगा। तो 20 नंबर जो है वो टी होता है 20 नंबर पे। फिर एक गैप दिया और यू तो नहीं होगा फिर, ठीक है। तो टी हुआ तो टी के बाद वी ही होगा, तो यहाँ पर हमारा जो गैप है वहाँ पर टी वी होगा। ऐसे 25th में क्या होता है, देखो वाई होता है, वाई के बाद जे होता है वो 26 होता है। तो वाई के बाद फिर से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी जेड, एक गैप हो गया, जेड गैप हो गया, फिर ए आ रहा है। तो इसलिए इस टाइप का मिसिंग सीरीज यहाँ पर दिया गया है। देन नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। रॉन्ग टर्म यहाँ पर देखिए, एम पी एस है, के एम ओ है, एच जे एल है, डी एफ एच है, देन बी डी एफ है, बी डी एफ है। तो हम रॉन्ग टर्म कौन सा है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही गैप आपको ढूंढना है, ठीक है। नंबर वाला जो अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है या फिर नंबर है, अल्फ़ाबेट नंबर, वो आपको जानना पड़ेगा और गैप को देख के आप ये इजीली कर सकते हो। तो ऐसे ही ये करना होगा, ठीक है। देन देखिए, इन द गिवन ऑप्शंस 3 पेयर ऑफ लेटर्स आर सिमिलरली रिलेटेड एंड इन 1 पेयर इज डिफरेंटली रिलेटेड। तो वैसे ही फाइंड द पेयर व्हिच इज डिफरेंटली रिलेटेड, यही वे आपको वो अल्फ़ाबेट नंबर जानना पड़ेगा। तो आप देखिए और इसको आसानी से कर सकते हैं। आंसर जो करेक्ट आंसर जो है ये मार्क करके दिया गया है इसमें, और मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया और नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेट हो गया। और जज क्या करेगा, जज सॉरी कुछ कर रहा है तो जज कोर्ट में रहेगा, लॉयर भी हो सकता है, क्रिमिनल, बट क्या देगा वो, हियरिंग देगा, है ना। तो उसी कुछ काम करेगा, तो भार्ब एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है। देन फिर से वही नंबर सीरीज वाला। देन देखिए, इफ स्टेम इज कोडेड एज 21, 20, 22, 7, 3, 15, तो देन तो इसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा किया, नंबरिंग किया गया। तो कैसे होगा देखो, बट कौन सी लॉजिक लगाया गया यहाँ पर, तो एस के लिए दिया गया है 12, सॉरी 21, बट एस का एक्चुअल क्या होता है, टी 20 होता है। तो एस टी, तो मतलब टी के आगे एस होता है, तो टी का नंबर क्या हो गया, 19 हो गया। बट 19 के साथ मैंने 21 दिया गया, तो 19 के साथ 2 ऐड किया, तो इसका मतलब है जो एक्चुअल अल्फ़ाबेट नंबर है उसके साथ 2 ऐड किया। तो बाद में देखते हैं ये फॉर्मूला काम आता है कि नहीं। तो टी का होता है 20, तो उसके साथ 2 ऐड किया तो देखो 22 मिल रहा है ना। ई का होता है 5, उसके साथ 2 ऐड किया तो 7 हो गया। ए का होता है 1, उसके साथ 2 ऐड किया तो 3 हो गया। एम होता है 13, उसके साथ 2 ऐड किया 15 हो गया। तो जे का क्या होगा, जे का होता है 10, तो 10 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। यू का होता है क्या, यू का होता है आपका 21, यू 21, इसका क्या था वो समझा रहा था, जो इमरान सर बोल के एक है ना, वो मजाक में समझा रहा था, तो मैंने कुछ वहाँ से कुछ याद किया था, बट अब याद नहीं आ रहा है, मतलब शायद ये उतना फनी नहीं था। तो यू के साथ जो भी है उसके साथ 2 ऐड करो और देखो ये तो 23 आ जाएगा, तो मतलब यू का 21 है। एन का तो है 14, तो 14 के साथ 2 ऐड किया तो 16 आ गया। और के का होता है 10, सॉरी के का होता है 11, तो 11 के साथ 2 ऐड किया तो देखो हमारा 13 आ गया। तो ऐसे होता है ना। तो ये वाला एक नंबर असाइन किया गया, तो इसी कुछ लॉजिक देकर वो चीज़ बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग बोल रहा है ना। तो ये बात है। चलो अब देखो, इसी का सेड टू फिरोज, इसी का जो कि एक लड़की नाम से पता चल रहा है और फिरोज एक बॉय होगा, तो उसको बोल रहा है कि यू आर माई सॉन्स वाइफ्स फादर इन लॉ। तो क्या होगा भाई, माई सॉन्स वाइफ्स, माई सॉन्स वाइफ्स फादर इन लॉ। तो माई सन बोल रहा है, मतलब इसी का सन है, ठीक है। और फिरोज को बोल रहा है कि यू आर माई सॉन्स वाइफ, तो सन किसका है, इसी का है। और अगर उसका वाइफ का फादर इन लॉ है, सॉन्स वाइफ्स,
तो फिर इसी का सॉन है तो डेफिनेटली फिरोज क्या होगा, उसका हस्बैंड ही होगा, है ना। ऐसे बाकी जो है देखो ऐसा नहीं हो सकता बाकी वाले। अब इतने देखो मेरे को तो करने का मतलब ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन में मैं बहुत नया हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गलत इंटरप्रिटेशन आपको दे दूँ, समझा दूँ कुछ गलत तरीके से, तो वो कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली हेल्प कीजिएगा ताकि मेरा अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। बट मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो भी इनिशिएटिव मैंने लिया है वो आपको बताया, कोशिश कर रहा हूँ मैंने कि ये टाइप का इनिशिएटिव यूट्यूब में नहीं है। तो आपको देखोगे कि ये आप जब ये वीडियो देखने बैठोगे ना, आपको क्या होगा, फुल लेंथ एक ही साथ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, और आई होप कि ये आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देन देखो, इफ़ ए इज कॉस्टलियर देन ऑब्जेक्ट बी, मतलब क्या, ए से ए बी से ए ज़्यादा कॉस्टलियर है, देन डी इज कॉस्टलियर देन ऑब्जेक्ट बी, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर कौन होगा, अब ए डी हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर हो गया डी हो गया, एंड बी इज कॉस्टलियर देन सी, बट बी से तो ए कॉस्टलियर है, तो मतलब उसके बाद पहले हो गया डी, देन हो गया ए, देन हो गया बी, देन हो गया सी, व्हिच वन अमंग दीज इज द कॉस्टलीस्ट, तो डी इज द कॉस्टलीस्ट, है ना। तो ये सही आसान था ये। अब देखिए, मनोज, प्रणय, ऐसा, वासिम, टीना एंड दीक्षा आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। मनोज इज ऑपोजिट ऑफ ऐसा, who is the right of Diksha and who is not next to Pranay or Wasim. ऐसा is between Pranay and Diksha, who is to the left of Wasim. तो यहाँ पर 6 पर्सन का देखो नाम दिया गया है, दे आर सर्कल बैठे हैं। अब मनोज और ऐसा दो साइड में बैठ जाएगा, ऑपोजिट है तो हो गया। मनोज एंड ऐसा से मैंने स्टार्ट किया, एक सर्कल लिया मैंने, देखो इसे ये बाद में ऑप्शन दिए गए ये, अच्छा ये तो मैं देख नहीं पाऊँगा फिर, तो देखो ऐसा एक सर्कल लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर मनोज है, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, या फिर ईसा है जो भी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मनोज, यहाँ पर लिख दिया ईसा, तो ठीक है। अब हु इज टू द राइट ऑफ दीक्षा, अब देखो ईसा जो है ये राइट ऑफ दीक्षा है, अब सेंट्रली सब फेस कर रहा है, सेंटर को देख रहा है, तो ये ईसा जो है ये राइट ऑफ किसका है, राइट ऑफ दीक्षा है, मतलब यहाँ पर दीक्षा होगा, डेफिनेटली दीक्षा होगा। एंड हु इज नेक्स्ट टू प्रणय और वासिम, ठीक है जी, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हु इज नॉट नेक्स्ट टू प्रणय और वासिम, ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होगा, प्रणय और वासिम नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली इधर रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर 2 हो गया, ये मिडिल वाला था, इस साइड 2 हो गया, तो डेफिनेटली इस साइड भी 2 ही होंगे ना, तो एक बच गया, वो है हमारा टीना, तो टीना यहाँ पर हो जाएगा, और ये प्रणय और ये वासिम ही हो गया। आप बोला है कि ईसा इज बिटवीन प्रणय एंड दीक्षा, ईसा इज बिटवीन प्रणय एंड दीक्षा। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने प्रणय को रखा और इधर आपको क्या रख दिया मैंने, वासिम को रख दिया, मैंने पहले जो बोला था, तो अब थोड़ा चेंजेस कर लिया, तो प्रणय को इधर बैठा दिया और यहाँ पर वासिम को बैठा दिया। अब देखो मिल गया कि ईसा इज बिटवीन प्रणय एंड दीक्षा, तो हो गया। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ वासिम, तो लेफ्ट ऑफ वासिम मतलब वासिम, ये वाला वासिम है और ये सेंटर को देख रहा है, मतलब किधर होगा, लेफ्ट में क्या होगा, फिर से वही प्रणय आ जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि सेंटर को देख रहा है ना, तो उधर से बैठो, आप उधर से बैठो, तो देखो लेफ्ट में कौन आएगा, प्रणय आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये वाला प्रणय है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। इन दिस क्वेश्चन ए स्टेटमेंट हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। एनालाइज द 2 आर्गुमेंट्स टुगेदर एंड डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम फॉलोज। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, अब आर्गुमेंट दिया गया कि एजुकेशन इज ए की ड्राइव फॉर द डेवलपमेंट, तो एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, हाँ, तो एजुकेशन तो चाहिए होंगे ना डेवलपमेंट के लिए, तो ये आर्गुमेंट सही है। अब देखो डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ इज ए चैलेंज इन इंडिया, अब कंट्री डेवलपिंग है तो डेफिनेटली ये चैलेंज तो रहेगा, डिजीज पुअर हेल्थ वाला तो रहेगा, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो ये काफ़ी बार मैंने पहले जब कर रहा था तो मैंने गलत सोचा था, बट मैंने आंसर की से सही किया, बाय द वे ये आई थिंक प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स हैव गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। अब देखो एक बात बता देता हूँ मैं, ये DSSB एग्जाम मास्टर टेलीग्राम चैनल जो है बाय राज PRT टीचर करके एक बहुत ही सुंदर टीचर है, इन्होंने ये पूरा जो है PDF बनाता है और फ्रीली हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मैंने वही PDF से ये बनाया है, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रहा था और तब ये सर मतलब मेरे को ना वो थोड़ा
ज़्यादा मतलब ये अच्छा लगता है कि मैं जब सॉल्व करूँ तो उसका थोड़ा यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, तो इसमें टाइम लगता है, मेरा टाइम जाता है, बट फिलहाल क्या करते हैं, अच्छा लग रहा है तो कर रहा हूँ अभी। तो चलिए In this question, two statements have been given followed by two conclusions, number 1 and 2, assuming that all information in the statement is true. Analyze the two conclusions together and determine whether any of them logically and definitely follow from the information given in the statement. तो statements दिया गया, देखो पहले statements को पढ़ना होगा। All tables are chairs and all chairs are almirahs। तो मतलब क्या है, all tables, यहाँ पर अगर मैंने tables को रखा, ये जो ऑल टेबल्स आर चेयर्स है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स है, और फिर बोला गया ऑल चेयर्स आर अलमीराज, तो ऑल चेयर्स आर अलमीराज भी है। तो ऐसे ही मैंने अगर वेन डायग्राम बना दिया ऐसे करके, तो ऐसा आएगा डायग्राम देखने में, TC ये करके। आप देखो बोल रहा है कि कंक्लूजन क्या दिया कि साम अलमीराज आर चेयर्स, साम अलमीराज आर चेयर्स। तो हमने पहले पढ़ा टेबल, ऑल टेबल्स आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर अलमीराज। आप बोल रहे हैं कि साम अलमीराज आर चेयर्स, तो डेफिनेटली साम अलमीराज आर चेयर, क्योंकि ऑल चेयर्स आर अलमीराज, तो डेफिनेटली साम अलमीराज चेयर ही होंगे ना। अब साम अलमीराज आर टेबल्स, तो डेफिनेटली ऑल चेयर्स आर टेबल, तो साम टेबल्स भी क्या होंगे, साम अलमीराज भी क्या होंगे, टेबल्स होंगे। तो ऐसे क्या भाई, ये लॉजिक समझ में नहीं आता, बट मैं जब सॉल्व कर रहा तो ऐसे ही सोचा था, और मैंने ऑप्शन 3 को ही टिक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज 252, 280, 310 एंड 342। तो इसमें क्या गैप है, वही गैप देख के, तो देखो 10 एंड 42 के बीच में कितना गैप है, 32 का गैप है, ठीक है। देन 80 और 10 एंड 42 में हाँ 32 का ही तो गैप है, बट ये 280 एंड 310 के बीच में तो 30 गैप है भाई सिर्फ। फिर ये कैसे हो गया, 10 देखो 252 और 80 के बीच में क्या गैप है, यहाँ पर है, अच्छा 28 है, ठीक है। तो दो करके बढ़ रहा है, तो 28 है, देन 30 है, देन 32 है, तो 32 का 34 ऐड होगा ना, 34 ऐड होगा। तो 342 के साथ अगर 34 ऐड किया तो मैंने कितना होगा, 372 एंड 304, सो 376, ठीक है। तो ऐसे आपको ईजी है ये। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ये भी देखो 60, 180 एंड देन, तो 60 के साथ 3 गुना हो गया है ना। अब हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि उतना नहीं बढ़ रहा है। तो देखो 60 के साथ क्या है, उसको हम 120 ऐड किया, अब 180 के साथ 120 ऐड करेंगे तो 300 हो गया। अब 300 के साथ अगर 120 ऐड करेंगे तो 420 हो गया, 420 के साथ 120 ऐड करेंगे तो 540 का। तो ये 120 का सीरीज है। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स, वुमेन एंड डॉक्टर्स। तो ये वाला ना वो बिहार का जो स्टेट था, ये स्टेट उसमें पढ़ा था, ये एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन। तो तब मैंने सॉल्व करके नहीं किया था, बाय द वे मैंने अब कर रहा हूँ। तो देखिए था, शायद मैंने यही वाला किया था, ऑप्शन में था ऐसा। तो बोला है कि साम मदर्स, वुमेन्स एंड डॉक्टर्स के साथ रिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है वेन डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि मदर्स, वुमेन्स एंड डॉक्टर्स, सॉरी आजकल फ़ोन बहुत आने लग गए हैं, तो जिसको मैं कॉल करता हूँ वो तो उठाता नहीं मेरा फ़ोन, बट बहुत लोग मेरे को कॉल करते हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने फाइनली एरोप्लेन मोड में फ़ोन को डाला। और प्लीज़ जो भी ये वीडियो देखिएगा उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो मेरा क्या है, अननोन नंबर से, और कुछ डेफिनेटली ये मत कीजिएगा। चलिए, ऐसे फ़ायदा भी नहीं है कुछ करने का, आप कर सकते हो। चलिए, तो ये देखो वेन डायग्राम्स क्या है कि रिप्रेजेंट्स बिटवीन मदर्स, वुमेन्स एंड डॉक्टर्स। तो कौन सा वेन डायग्राम जो है ये मदर, वुमेन एंड डॉक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए समझेंगे बात को कैसा होगा। तो हम क्या सोच सकते हैं कि मदर्स, वुमेन्स एंड डॉक्टर्स, तो डेफिनेटली जो इनमें से सो ऑल आर वुमेन्स, है ना। कि अब देखो डॉक्टर जो है वो तो सारे वुमेन डॉक्टर नहीं हो सकते, तो डॉक्टर मैंने पहले बना लिया। अब क्या बोला है कि उनमें से सम आर वुमेन, तो डॉक्टर में से कुछ वुमेन होंगे, अगर ये टोटल डॉक्टर है, या फिर बड़ा वाला का डॉक्टर मान लो, तो टोटल
ये गलत हो गया, इससे गलत हो गया। ये वाला मान लो डॉक्टर है, ठीक है, और डॉक्टर में से क्या है, कुछ डॉक्टर क्या होगा, वुमेन होंगे, कुछ मेन होंगे। अब फिर बोला है क्या कि उनमें से कुछ वुमेन डॉक्टर, मतलब कुछ वुमेन डॉक्टर, डेफिनेटली कुछ वुमेन डॉक्टर मदर भी होंगे, है ना। तो ये वाला जो है आपका सही हो गया, है ना। आप समझ में आया कि डॉक्टर में दो हो सकता है, मेल फीमेल या फिर वुमेन मेन। तो कुछ वुमेन डॉक्टर्स जो होंगे, वुमेन है डेफिनेटली, तो उनमें से कुछ मदर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इजी है ये, है ना। अब मेरे को तो ये लग रहा है कि ये सॉल्व करने के बाद कि भाई डेट रिप्लेस भी जो है ना, ये मतलब आसान सवाल पूछता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 साल कर लिया है, अगर बाई चांस उन्होंने ना फेल कर लिया वहाँ पर और ये टीचिंग एग्ज़ाम दे दिया तो आसानी से भाई निकाल लेगा ये सारे। हो सकता है कि उसका सब्जेक्ट नॉलेज जो हो वहाँ पर थोड़ा कमी हो। और कैसा ही होगा कमी, यहाँ पर देखो जियोग्राफी हिस्ट्री, मतलब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, टीजीटी में जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स यही सारी चीज़, और कॉम्पिटिटिव में तो वही सारे पढ़ना पड़ता है ना। तो भाई मैं तो यही रेकमेंड करूँगा फिलहाल कि भाई सबसे बेस्ट है ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जॉब लेना है तो करना चाहिए बस, ठीक है। मैंने क्या नहीं वो गलत कर दिया, गलती कर दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो द वेन डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर भी एक वेन डायग्राम जो ये डायग्राम है इनमें से कौन सा फिट बैठता है। तो देखो कार साइकिल्स और व्हीकल्स, तो कार्स और साइकिल दोनों ही व्हीकल्स है, तो ठीक है, कार्स अलग है साइकिल्स अलग है, दोनों ही व्हीकल है, ये हो सकता है। अब बाकी देख लेते हैं, फ्लावर्स लीव्स रूट्स, तो ठीक है, बट ये देखो फ्लावर लीव्स एंड रूट्स मतलब गाछ पेड़ का 3 पार्ट हो गया, तो मैच नहीं कर रहा है। एप्पल्स ब्रिंजल्स वेजिटेबल्स, तो ब्रिंजल्स माना वेजिटेबल्स है बट एप्पल्स तो फ्रूट है, तो वो भी नहीं हुआ। फादर्स मैसन्स एंड वोमेन, इसका भी कुछ रिलेशन नहीं बनता, तो हटाओ इसको, फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है। अब देखो Nishita started her journey facing east and went for 3 kilometers. She turned right and walked for 4 kilometers. Then she turned to her left and walked for 5 kilometers. To which direction is Nishita's starting point with respect to where she is standing now? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये मैंने करके दिखा था, नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा मैं, वो सॉल्व वाला पार्ट में यहाँ पर लगाऊंगा स्क्रीनशॉट, ताकि मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करना ना पड़े। तो प्लीज़ इस बार के लिए ये आप खुद से करना, आसान है, ठीक है। आप जस्ट स्टार्ट करना, ऐसे होता है ना कि देखो बोला है कि निशिता स्टार्टेड है जर्नी फेसिंग ईस्ट, तो हमारा मैप में जो होता है इधर नॉर्थ होता है ऊपर, अब ये नॉर्थ लाइन है तो ईस्ट है इधर, ईस्ट इधर है, ठीक है, इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है। तो अब बस जाते रहना और जो 3 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट लेना आपको, ये तो इतना तो पता होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कर रहे हो आप तो डेफिनेटली ये इतना पता होगा आपको। तो चलिए अब देखो 17 बोला है, ए कार ट्रैवल्स 50 किलोमीटर नॉर्थ देन इट टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल्स 140 किलोमीटर, देन इट टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रैवल्स 90 किलोमीटर, देन इट टर्न्स ईस्ट एंड ट्रैवल्स 80 किलोमीटर। तो ऐसी होती है भाई रीजनिंग, तो ये चलो वही सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया कि out of the given options 3 are similar in a certain manner, however one option is not like the other 3, select the option which is different from the rest। अब अगर आपको इसका पता है लॉजिक कि मतलब कैसे ये दो जो है ऑप्शन नंबर 2 पे है ये अलग है, सेम नहीं है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगा, क्योंकि ये मेरे को समझ में नहीं है और मैंने सर्च किया तो कुछ मिला भी नहीं खास करके। अब ये मिरर वाला तो ठीक है, देखो ऐसा था तो मिरर में लगाया तो क्या होगा, इधर का माल उधर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन उधर चला गया और जो था तो पलट गया, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हुआ, बस साइड टू साइड चेंज हो गया, है ना। तो वो यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है कि देखो ये जो काला वाला जो है 4 टाइप का वो ऊपर चला गया है 2 ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सेम ही है भाई, फिर इसको क्यों नहीं करेक्ट किया, मतलब ऑप्शन ए थोड़ा साइज में छोटा है इसलिए क्या हो सकता है, पर लग रहा है क्या साइज में छोटा नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। फिर इसका ओह अच्छा हाँ, काला वाला देखो ऊपर था और ये नीचे कर दिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि साइड टू साइड मिरर जब आएगा तो साइड टू साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पलट गया, उधर साइड टू साइड पलट गया, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मिरर जहाँ पर होगा, मिरर साइड में है तो साइड टू साइड चेंज हो जाएगा, है ना। मिरर साइड में है तो साइड टू साइड चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा।
अब इसका तो भाई कुछ और अलग ही सीन है, मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया, मतलब क्या ये मेरे को समझ में नहीं आता है अभी, तो इंटरेस्ट नहीं था तो इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, आप देखो ऐसा एग्ज़ाम में आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला। अगर आपको इसका लॉजिक पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और ठीक है, और ये अलग से सीखना पड़ेगा। जो भी वीडियोज़ है ना वो बहुत आसान सिखाता है, मैंने देख रहा था कि इमरान सर का कुछ वीडियो आ रहा था, बट वो बहुत आसान है, वो मेरे को समझ में आ रहा है भाई, बट ये कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये टफ है और ये सब कोई नहीं कर रहा था, तो वो बात है। तो देखो हम अरिथमेटिक एबिलिटी पे आ गए अरिथमेटिक एबिलिटी पे आ गए। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल है, क्वेश्चन है मैथ के रिलेटेड, तो आप समझिएगा। तो देखिए ये जो मॉक पेपर्स इन सर ने बनाता है, ये भी ना वो शॉर्ट करके बनाता है कि कुछ इजी लेवल का बनाते हैं। तो आई थिंक ये इजी लेवल का था। बाय द ये जो सारे क्वेश्चन है ये 2024 में देखो आया था, DSSB PGT संस्कृत फीमेल का एग्जाम हुआ था शायद, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आया था। तो ये PGT लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन उतना टफ तो नहीं आता, बट फिर भी आपको जो स्पीड बोलता है, स्पीड टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत हो जाता है, तो वो सारे, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। तो चलिए इसको देखेंगे हम ही, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना है। ठीक है, अब देखिए तो अरिथमेटिक एबिलिटी, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है। तो ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4000 इन 2 years एंड 5200 इन 5 years, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, मैथ बिल्कुल आसान आता है यहाँ पर, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं मैथ प्रैक्टिस नहीं करता था, रिसेंटली स्टार्ट किया है। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ये जब मैं सॉल्व कर रहा था ये वाला DSSB का PYQ। ठीक है, तो देखिए 4000 इन 2 years मतलब 2 ईयर में कुछ मेरे पहले कुछ अमाउंट था, पहले मेरा एक्स अमाउंट था, ये 2 साल में कितना आ जाता है 4000 हो जाता है। और फिर 3 साल बाद, मतलब ये 4000 से फिर 3 साल में, क्योंकि 5 ईयर बोला है, 5 ईयर में ये 5200 हो जाता है 5 ईयर्स में। बट ये गैप कितना हुआ, 2 साल से मेरे को 4000 था टू सेकेंड ईयर में। ठीक है, और 5th ईयर में कितना हो गया 5200, तो गैप कितना हुआ भाई 3 ईयर में। तो 3 ईयर में मेरे को कितना मिला 1200, तो ये 1 ईयर में कितना मिल रहा है 400, है ना। आप बोला है कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। तो 1 ईयर में मेरे को मिल रहा है 400। अब देखिए 400 अगर मिल रहा है तो मेरे को 2 ईयर में कितना मिल रहा है 800। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, क्योंकि 2 ईयर में तो 4000 हो गया था, बट प्रिंसिपल अमाउंट तो 800 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था 4000 से मैंने अगर 800 माइनस किया तो ये आपका हो जाएगा 3200। ठीक है, 3200। अब देखो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3200 इसके ऊपर लिखना है मेरे को कितना मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है 400 इंटू 100 करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ कट गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 4 जब 32 एंड 8 50 हो गया यहाँ पर। तो हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 12.5%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आसान है ये। अब देखिए ए फ्रूट सेलर हैड सम पीचेस, ही सेल्स 30% ऑफ द पीचेस एंड स्टिल हैज 112 पीचेस, बेसिकली हाउ मेनी डिड ही हैव। बोला है 30% ऑफ द पीचेस जो है वो सेल किया है, अभी भी 112 पीचेस है, तो मतलब 112 कितना हो गया, तो 112 इज इक्वल टू 70% इक्वल टू है ना, 70% मतलब 112 है, क्योंकि 30% सेल कर दिया है, 112 बचा है जो कि 30% सेल कर दिया है, तो मतलब 70% बचा है, और वो बचा हुआ जो नंबर है वो 112 है, तो मतलब 70% 112, ये हमने समझ लिया। अगर ये समझ गया तो हम 70% मतलब 112 है, तो 1% मतलब क्या होगा, इसको 70 से डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा क्या, किससे कटेगा, यस 7 10 जा 70, और इधर हो गया 7 1 जा 7 और 7 16 42, फिर हम कटेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 8/5। ठीक है, 1 मतलब 1% इक्वल टू 8/5। अब मेरे को निकालना है 100%, बोला है कितना, हाउ मेनी डिड ही हैव,
तो 1% मतलब 8/5, तो 100% क्या होगा 100 इंटू 8/5 है ना। अब 520 100, तो 20 एंड 8 इंटू 160, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अब देखो जॉनी स्मिथ एंड कैटी स्टार्ट रनिंग अराउंड द सर्कुलर फील्ड एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन। जॉनी completes a round in 200 seconds, Smith in 350 seconds and Katie in 150 seconds. Find after how much time will they meet again at the starting point। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला कहाँ गया, मैंने लिखा नहीं, अरे यार इसका फॉर्मूला क्या था मेरे को तो याद नहीं है अभी। एक सर्कुलर, हाँ 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 ठीक ठीक, मेरे को याद आ रहा है कि सबका एलसीएम लेना है। देखो सो 200 मेरे पास क्या है, 200 है, 200 है, देन है 350 है, देन 350 है, देन 150 है, तो इस सबका एलसीएम लेना है। अरे भाई इसका एलसीएम लेना है 3, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ देखा तो पहले इस 0 को काट दो और 0 को साइड में रख लो, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना है या फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 0 लिखना है। तो मेरा कितना होगा 20, 35 एंड 15, 20, 35 एंड 15, ठीक है। इसको हम एलसीएम करेंगे तो 5 यहाँ पर 5 हो गया, 5 4 जा 5 7 जा 5 3 जा और नहीं जाएगा, तो ये हो गया 3 7 जा 21 और 21 एंड 20, तो कितना होगा 21 42 420 और इधर ये 420, ठीक है। तो 4200 तो हमारा एलसीएम हो गया। अब बोला है कि ये कितने मिनट बाद मिलेगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या करना पड़ता है, अरे यार याद नहीं आ रही है, भूल गया मैंने, बट ऐसा ही कुछ किया था, एक मिनट रुको। हाँ देखो आंसर आ ही गया 4200। ये देखो सेकंड में दिया हुआ है ना, ये वाला मेजरमेंट देखो सेकंड्स में है, बट यहाँ पर मेरे को मिनट्स में पूछ रहा है, तो इस सेकंड्स को क्या वो जो एलसीएम है मतलब मेरे को 4200 सेकंड्स के बाद फिर वो लोग मिल जाएगा, बट मेरे को मिनट में मांग रहा है आंसर, इसलिए मेरे को इसको क्या करना है सेकंड से मिनट जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो देखो 70 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 70 मिनट आपका आंसर है। ठीक है, आसान है, याद रखिएगा एलसीएम, इसीलिए मैंने नोट नहीं किया, एलसीएम करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, अब देखो व्हाट विल बी द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा, ये आसान है, कैलकुलेट करेगा 26 का स्क्वायर है, तो आपको ये स्क्वायर वाला पार्ट जानना होगा। ठीक है, आसान है। ए कैन डू ए वर्क इन 12 आवर्स, बी एंड सी कैन टुगेदर डू इट इन 10 आवर्स, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 6 आवर्स, हाउ मच टाइम विल बी टेक अलोन टू डू इट। ठीक है, नो ये वाला आंसर है। तो देखो कैसे करना है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 10 आवर्स, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कितने में कर रहा है 12 आवर्स में। अब एग्ज़ाम में तो लिखने से पूरा टाइम चल जाएगा, इसलिए हमारा प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखो बी एंड सी करेगा 10 में और ए एंड सी करेगा 6 आवर्स में, हाउ मच टाइम विल बी टेक अलोन टू डू इट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस सब का एलसीएम लेना है, सबका, अरे नहीं मतलब किसी एक काम है तो इसको हम सबको ऐड करना है। ठीक है, देखो सबको मतलब सब मिलके कितना काम कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी ऐसे करके ही ऐड करना है। ठीक है, और इधर इस साइड आपको नंबर लिखना है, यानी 12 प्लस 10 प्लस 6 ऐसा लिखा। तो अब देखो इस साइड क्या हो रहा है, 2 हमारा सी है, 2 हमारा ए है, इसका मतलब है 2a प्लस 2c प्लस b है ना, तो इससे मैंने कॉमन ले लिया, 2 इंटू ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू इधर 28 आपका होगा। तो देखो अब ए प्लस सी हमारा यहाँ पर है 6, तो हम यहाँ पर बिठाया तो देखो 12 प्लस बी हो गया। ठीक है, तो यानी बी समान हो गया 28, इसको इधर ले आया -12 किया। ठीक है, 28 -
12 किया बी को, बी समान 28 माइनस 12 किया तो क्या होगा 16 हो गया। तो ए एलोन विल डू इट इन 16 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया है नहीं 60 आवर्स। अरे यार क्या कर दिया मैंने, ऐसा ही तो कुछ क्या था। तो गाइस इसका तो अभी तो याद नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या फार्मूला मैंने यूज़ किया था। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ किया था, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा कुछ समझा रहा था मैंने, शायद यूट्यूब वीडियो देखा कि यहाँ पर वाक का कुछ है नहीं, तो वाक मान लेते हैं कि 1 वाक, क्योंकि ये 12 आवर है तो एक वर्क को मतलब 12 आवर मतलब कोई काम है जिसको करने में 12 आवर लगा रहा है ये बी सी जो है, तो देखो हाँ 10 आवर्स लगा रहा है, ठीक है। अब वाइल ए एन सी जो है ये क्या कर रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, 60 है तो टोटल वर्क हो गया आपका 60, ठीक है। अब देखो तो वर्क एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो ए बी प्लस सी और जो भी है इन्होंने कर रहा है, तो इसको ए का क्या आएगा 12 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा, तो फिर से देखो वही 60 आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि हमारे पहले हम टोटल वर्क को ऐसे हम टोटल वर्क को कैलकुलेट किया कि टोटल वर्क 60 है। अब देखो 60 वर्क है तो वर्क एफिशिएंसी निकाला, यानी ए का है 12 तो फिर 5 मतलब 12 आवर में 60 काम कर रहा है, तो 1 आवर में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके फिर बी एंड सी मिल के 10 आवर में पूरा को कर रहा है, तो 1 आवर में कितना कर रहा है 6 यूनिट काम कर रहा है। फिर सी और बी ए मिल के पूरा 10 आवर में 60 कर रहा है, तो 1 आवर में 10 कर रहा है ना। हाँ क्योंकि पूरा काम को 6 आवर में कर रहा है, तो 1 आवर में 10 यूनिट काम ये कर रहा है। फिर इसका जो एलसीएम निकलेगा, ठीक है, वो कोई भी जो होगा वो उसको कोई अकेला उसको उतने घंटे में टोटल जो एलसीएम निकलेगा उस आवर में कोई अकेला उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कुछ लॉजिक था, इस एक बार देखना पड़ेगा, फिर से मेरे को याद नहीं है क्योंकि देखो 60 आ रहा है, बट इसका एलसीएम निकालेंगे तो भी 60 आ रहा है। वर्क एफिशिएंसी वाला पार्ट यहाँ पर एक है, वर्क एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर ईच ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो ये कुछ नहीं है, एक फार्मूला है। तो देखो यहाँ पर फार्मूला किया गया है कि 2 पाई आर स्क्वायर मतलब एक हॉलो सरफेस का हेमिस्फेयर होता है, और उसको ही जब हम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ, यानी 3 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका वो सॉलिड, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको, उस फार्मूला की यूज़ करके इसको बस कैलकुलेट करना है। अब ये पाई का मान जो है होता है ये आपका 3.14 कुछ ऐसा मान लिया जाता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो जो शॉर्टकट वाला एकदम वो याद रखना है कि पाई का मान 3.14 होता है। देन देखो द एवरेज हाइट ऑफ 8 नंबर्स इज 14, तो एवरेज बोला है तो 8 के साथ हम 14 कर लेंगे यहाँ पर पहले, ठीक है, क्योंकि ये निकलना है। तो देखो ऐसे 8 × 14 तो टोटल हमको निकल गया। फिर बोला कि व्हेन 3 न्यू नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज 11 नंबर्स बिकम 17, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, तो 11 नंबर्स हो गया इसके 17, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर्स, तो ये गैप ढूंढना है। 18 4 72 होता है, और ये 187 होता है ना। अब इसमें से 72 हम माइनस करेंगे तो 115, तो अरे 115 भाई फिर से पहले चले जाएगा ये। हाँ तो ये बोल रहा था कि 115 आया, तो फिर 115 का हम तो 25 नहीं आएगा, कैसे निकाला था ये।
कि एवरेज ऑफ 8 नंबर्स है 8, सॉरी 48 जब 112 होता है ना, तो 187 से 112 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, 75 आया। अब इसको हम 3 नंबर से, क्योंकि 3 नंबर नया लिया है तो इसका एवरेज होएगा जो 25, 25 3 75। ठीक है, ये हो गया तो 25 आंसर। आई होप आप समझ में आया होगा आपको। देन देखो 8, इफ द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 40 when a constant c is added to each observation the new mean becomes 44, what will be the value of c। फिर से वही वाला ऐसा ही होगा। तो इसको हम देखेंगे 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन बोला गया है, तो 8 इंटू 40 क्या होगा, 360 हो गया, ये टोटल हो गया। अब देखो c ऐड कर दिया गया तो द मीन बिकम्स 44। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। तो भाई यही बात है ना कि भाई इसमें हम 8 डिवाइड कर रहा है तो हमारा 40 आ रहा है। अब एक कांस्टेंट जो है ऐड कर रहा है तो उसके बाद मीन 44 है। अब सिर्फ कांस्टेंट ही तो हमने ऐड किया है, तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट 4 होगा ना। तो फिर 40 से 44 बन रहा है, तो इसलिए तो 40 से 44 बन रहा है, तो कांस्टेंट होगा 4, यानी 4 आंसर होगा। ईजी है। A farmer traveled 56 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स, ही पार्शियली कवर्ड 6 किलोमीटर, ट्रैवल पार्टली। तो देखो इसे जो है ये वाला है ना, ये गलत दिया हुआ है इंग्लिश में, अब हिंदी वाला पढ़ना पड़ेगा। तो एक किसान जो है 56 किलोमीटर जाता है और मतलब ट्रैवल करता है, उनमें से क्या करता है वो ये टोटल जो है ये 8 आवर में कवर कर लेता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। बट क्या करता है वो जो है कि उन्होंने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर घंटा की गति से, बट इनमें से कुछ वो पैदल जाता है और कुछ साइकिल में जाता है। जो पैदल जाता है तो अब उसका स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर, और जो साइकिल में गया था तब उसका स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर वो गया था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। अब पैदल कितना डिस्टेंस गया है वो हमको निकालना है। तो देखो टोटल फिर उसका समय लगा कितना, 8 आवर्स में वो 56 किलोमीटर गया है। ठीक है, 56 किलोमीटर गया है। यार बहुत टफ है, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के मैथ ना याद ही नहीं रहा। मैं बस कल ही सॉल्व किया इसको, आज याद नहीं आ रहा है। नहीं यार ये याद नहीं आ रहा है, ये मैं भूल चुका हूँ, देखना पड़ेगा फिर से। चलो देन द वैल्यू ऑफ ए ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years इज 9720। फाइंड इट्स परचेज प्राइस। क्या है कि हर साल गिर जाता है। तो देखो पहले साल मान लेते हैं कि पहले साल क्या था, 100 था, तो पहले साल में क्या हो गया, मतलब 90 हो जाएगा ना। फिर या फिर 10 था, 10 से 9 हो गया, क्योंकि 90 अगर 190 किया तो 0 हम काट सकते हैं। फिर अगले साल 10 से 9 हो गया। तो देखो मतलब क्या है, अरे यार देखो 10 से 9 में आ गया, और फिर 10 से नेक्स्ट ईयर भी 10 से 9 में आ गया। तो क्या होगा, 100 से 81 हो गया होगा। तो 100% मतलब आज का जो वैल्यू है वो 81% के बराबर है। ठीक है, तो हम वही वाला पहले जब क्या था 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे मतलब इसको 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 9 81, यहाँ पर 1 एंड 80 सॉरी एक जीरो भी लगेगा तो 1080 होगा। फिर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 1 जा 9 एंड देन 9 और 9 2 जा 18, तो 120 आ जाएगा इसका। ठीक है, 1% मतलब, तो 100% मतलब और भी 2 जीरो लग जाएगा, तो 12,000 इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत दिक्कत है भाई, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बेकार में माइक्रोसॉफ्ट का ये सारा पीपीटी, ये तो पहले एक बार क्लोज हो रहा है तो पहले चल जा रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है यार। फिर अब देखो 11 का 20% कैन मेक 10 टॉयज इन 8 आवर्स, हाउ मेनी टॉयज कैन 10 पीपल मेक इन 8? भाई तो आसान है, पीपल और हाफ हो गया तो टॉयज भी हाफ ही हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। द गिवन पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज ऑन ईच गेम। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले क्या करना है कि सबका ऐड करना है। तो देखो 70 30 100, इसको काउंट एंगल नहीं मापने बैठना, ठीक है। 70 30 100 140 और 40 54 56 56 और ये 66, ठीक है। तो 166, इसका मतलब ये है कि 166 करोड़ जो है, एक सर्कल का वैल्यू होता है 360 डिग्री, ठीक है। 166 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 360 डिग्री, तो 1 क्या करेगा 360 बाई 166। तो फिर पूछा है क्या, हाँ हमारा इफ गिवन पाई चार्ट व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हॉकी। हॉकी बोला है 30 करोड़, तो 30 करोड़ में कितना डिपेंड करेगा, तो 30 इंटू ये वाला 360, तो ये तो काटेंगे इसको, और 3 12 जा 36, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो देखो कुछ गलत कर दिया लग रहा है, फिर से करते हैं। तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ये तो ऐड तो करना पड़ेगा। 70 30 100 140 54 56 और 10, तो 66 तो हो रहा है भाई, ये 166 करोड़ रिप्रेजेंटिंग 360 डिग्री, तो 166 हुआ ना, यस। अच्छा तो 166 हो गया। आप देखो 30, तो 30 मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा 30। अब ये 0 0 कट गया, 3 12 जा 36 होता है, बट ये तो वैल्यू तो छोटा हो गया भाई, ये 12 बाई 166 कैसे होगा ये, 12 1 जा 12 12 46 तो नहीं जाएगा, तो यार ऐसा ही कुछ किया था यार, क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसे होगा तो कैसे सीख पाऊंगा मैं, इतना भूल जाऊंगा तो। यार ये देखो कैसा क्या है, हाँ टोटल निकाला है, फिर एक्सपेंडिचर ऑफ 51 करो, तो मतलब टोटल इक्वल टू 360, तो 360 बाई 3 तो 51, तो वही देखो ऐसा ही तो क्या है भाई, तो मैं कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ। ये वाला देखो, ये फॉर्मूला यूज़ करके मैंने क्या है, मतलब ये सेम नहीं है बट वो सेम टाइप का क्वेश्चन था, वैल्यू अलग था, तो वही तो क्या देखो पूरा ऐड किया, तो 70 30 100 140 140 और 20 60 और 4 2 6, तो 166 हुआ। यहाँ पर भी देखो 166 करोड़, मतलब 300 करोड़ लिखा है। तो उस अब बोला है हॉकी में कितना हुआ, हॉकी को, तो हॉकी में 30 करोड़ हुआ हमारा। अब देखो तो 166 करोड़ रिप्रेजेंट 360 डिग्री, मैंने तो ऐसा ही किया ना 1 तो फिर 360 डिग्री बाई 166 हुआ मेरा, ठीक है। अब 30 करोड़ का निकल रहा है हम, तो पहले इसको डिवाइड कर लूँ क्या, ये जो किया है, तो देखो अगर हमने ये किया 360 को हम 166 से डिवाइड करेंगे तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, ये हमको तो मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, पता नहीं यार कैसे हो रहा है ये, चलिए देख लेते हैं। तो 360 को 160 से एक बार कैलकुलेट हम कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, ये 6 2 जा, ये तो नहीं जाएगा, तो 2 8 जा 16 2 3 जा ये हो गया, ठीक है 2 3 जा 6। अब देखो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और ये होगा 180। ये मोबाइल भी बेकार की है भाई ये, चलो 180, ठीक है। और तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करना है, तो 30 को इसको मल्टीप्लाई तो करना है, तो 180 बाई 83। ओ अच्छा, मैंने ये कह रहा 30 को मैं नीचे में क्यों दे रहा था यार ये, अरे यार देखो 166 बाई 3
अरे फिर से गलत कर दिया। इसको देखो 360, ठीक है 360, इसके नीचे आएगा 160। अब 30 ऊपर होगा भाई, 30 ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। तो देखो ये जो हुआ वही हुआ, मतलब 83 यहाँ पर और नहीं जाएगा, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 83 से। और ये ऊपर हुआ कितना, ऊपर हो रहा था 3 से 2 से कटते ना, तो 218 180। तो ये 83 से आप देखो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 180 को। तो 2 8 जा 16, हाँ 2 देकर जाएगा, तो 2 3 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो कितना रह जाएगा 4 1 14। फिर इसको हम ये लगा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो, 2 पॉइंट, अब पॉइंट लग जाएगा 2 पॉइंट, लिखता भी नहीं है ये 2 पॉइंट। देखो अब कितने में जाएगा, सो 2 8 जा 16 नहीं जाएगा, 1 से ही जाएगा, तो 2.1। तो अब ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो सिंपली हम देखो क्या करेंगे, इसको 2.1 से हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि 60 से ज़्यादा होंगे, 60 से ज़्यादा होंगे। बट ये 70 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 30 है ना, और ये 74 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्ट करोगे तो यही आ रहा था कुछ आसपास, ठीक है, वो भी 0.6 इस टाइप का कुछ आ रहा था, मैंने कैलकुलेटर में देखा तो, हाँ तो इसलिए मैं कन्फ्यूज होगा, ठीक है। 30 को मैं नीचे डाल रहा था, नीचे नहीं होगा ना भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखो द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एतो फाइंड इट्स साइड। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ये रखना है कि 3 इंटू साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए पेरीमीटर को साइड है 3 इंटू साइड, और जो हाइट है उसका √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पर हमको हाइट निकालना है, यानी √3/2 इंटू साइड, बट मेरे को साइड भी तो पता होना चाहिए। तो साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, साइड निकल के 3 इंटू साइड है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो देखो रूट ऐसे नहीं, 3 इंटू साइड, यस। तो हमको दिया है, ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है पेरीमीटर, तो 3 इंटू साइड हम करेंगे, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के जगह हम 126√3 लिख दिए, ठीक है। अब देखो हम साइड इजीली निकाल सकते हैं, साइड समान ये डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 43√3, 42√3, ये आपका वन साइड का वैल्यू है। अब हमको निकालना है हाइट, यानी √3/2 इंटू सॉरी हाँ √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है हाइट निकालने का। अब साइड की जगह हम 42√3 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो 2 से कटेगा तो 21, और 21 और ये √3 आ जाएगा, तो ये जाएगा 63 इसका आंसर होगा सेमी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQRS इन द रेशियो 8362, if R gets 2000 more than S, what will be Q's share। तो फिर से देखो ये करना होगा हमको PQRS यानी PQRS, अब इसका रेशियो 8362, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ R गेट्स, यानी R जो है R गेट्स 2000 मोर देन S, S से 2000 ज़्यादा मिलता है इसको, मतलब ये जो गैप है, सो 4 यूनिट इक्वल टू 2000 है ना, वो गैप कितना है 2000 का गैप है, यानी 4 यूनिट का गैप है, यानी 2000 का गैप है। तो 1 यूनिट मतलब कितना होगा भाई, 500 हो गया। तो Q को कितना मिलेगा, तो Q का यूनिट क्या है 3 यूनिट, तो 500 इंटू 3 समान हो गया 1500, इस Q को मिलेगा, हो गया, आसान है।
द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अमंग ऑल मेन एंड वोमेन इज 8:5. सो द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेन एंड वोमेन इज 3:7. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन. तो ये बेसिकली मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज़्यादा समझ में नहीं आया. देखो ऐसे किया जाता है कि टोटल सैलरी ऑफ मेल्स हो गया, मान लिया इसको 6 × 8x 5x, ठीक है. फिर जो सैलरी दिया गया है यानी जो मिलना चाहें तो जो मिला है तो 3x 7x ऐसा हो गया. फिर उसका रेशियो निकालना है तो हमको ये करना होगा. देखो हम सिंपली इसको 8x मान लेंगे, इसको 5x. लिखता भी नहीं है भाई, ये टाइलस बेकार का है. ये 10 रुपये का टाइलस मैंने खरीदा था, क्या ही बोले. चलो तो इसको 8x लिखो, इसको 8x लिखो, फिर 5x लिखो. ये इसका एक्चुअल सैलरी था, उसको मिला कितना, उसको मिल गया है 3x, इसको मिल गया है 7x. में इस रेशियो से मिला है, ठीक है, इस रेशियो से मिला है. अब देखो इसका रेशियो निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, ये रेशियो लिख दिया. अब देखो x तो कट जाएगा पूरा, ठीक है. अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 इधर का इधर और इधर से इधर 56 × 15. तो ये आपका रेशियो हो गया हुआ. तो ऐसे कर लेना भाई, ये ज़्यादा समझ में नहीं आया मेरे को, सॉरी. अब देखो ये पे बिजनेसमैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 1504, ही सफर्स लॉस ऑफ 6%. At what price should he sell that article so that he can get a profit of 6% on that article. मतलब ये जो प्राइस है 1504 में सेल करने से 1504 इसमें अगर सेल किया जाए तो 6% का लॉस होता है, ठीक है. मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है प्लस 6% और भी ऐड करना पड़ेगा. तो इसका 6% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 15.404 × 6 मतलब 24 और ये 90.24 प्लस, तो मतलब एक्चुअल प्राइस क्या होगा 1594.24. ये था कॉस्ट प्राइस. अब इनमें से भी इसको 6% क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है. तो इसका 6% निकालना है पहले. तो फिर से देखो 15.9424 हो जाएगा और इसके साथ 6 गुना करना पड़ेगा. तो कितना होगा 6 4 24 देन 2 6 14 देन 5 25 6 9 54 56 और 5 तो 96, ठीक है. तो 96.6544 इसके ऐड करना पड़ेगा. तो इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा 1594 से 96.6544 ऐड करना होगा. तो अरे हाँ भाई, तो ये ऐसे जो कर रहा था मैं उसमें नहीं होगा. देखो बेकार का फॉलो कर रहा था मैं. यहाँ पर बोला है कि 504 ही सफर्स लॉस, तो मतलब 66% लॉस हो जाता है. तो ये कितना परसेंट है, ये कॉस्ट प्राइस का 94% ही तो है. ये आसान हो गया. देखो ये मैंने करके रखा था, ये भूल गया मैंने. देखो 94% है वो, तो फिर 94% तो 1% मतलब क्या होगा, 1% निकाला और फिर 100% निकाला. तो 100% मतलब आया है हमारा 1600. उनमें से फिर उनको 6% का लाभ उठाना है. तो फिर 1600 का 6% मैंने निकाला तो आंसर होगा 1696. तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 1696. वो मेथड जो मैं कर रहा था वो गलत भी है, आंसर नहीं आएगा. आंसर नहीं आएगा मतलब गलत है तो लेंदी वेंदी क्या बात है, ठीक है. तो ये है करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट मेथड कि 6% लॉस हो गया. तो लॉस होने के बाद उसको 1504 मिला, मतलब कितना मिला 94% मिला, है ना. तो 1% निकाला और फिर 100% निकाला, फिर 106% निकाला. ये नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ये PPT यूज़ नहीं करने वाला, कुछ और ऐप यूज़ करके. बहुत बेकार है, पहले से चले जा रहा है, एक बार मिनिमाइज हो रहा है. तो ये फ़ोन का प्रॉब्लम है या फिर किसका मेरे को नहीं पता. देखो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 2000 बट द शॉपकीपर ऑफर डबल डिस्काउंट ऑन. इसका एक फार्मूला होता है, तो मैं तो फार्मूला याद नहीं रहा, बट मैंने कोशिश किया डायरेक्टली तो देखो हो गया. कैसे होगा कि 2000 पे मेरे को 30% का एक बार डिस्काउंट मिल गया. 2000 पे 30% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिलेगा 30%, तो ये हो गया, ये हो गया, तो 600 का डिस्काउंट मिल गया. तो प्राइस कितना हो गया 1400.
अब फिर से 1400 के ऊपर 18% का डिस्काउंट मिला मेरे को फिर से। तो देखो कितना डिस्काउंट मिला, 18 18 तो 2 7 7 18 का 18 7 25 252, मतलब 1400 से प्राइस 252 फिर से माइनस हो गया, तो कितना प्राइस होगा, तो 1248, ठीक है, ये प्राइस होगा 1148 होगा, क्योंकि 1400 था तो 1400 से 250 माइनस किया तो 1200 हो गया, 200 दे दिया, तो फिर से 1200 से 50 माइनस करना पड़ा, तो 52 माइनस करना पड़ा, तो 1148 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जोग भी अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए पे पर्सन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ही विल कवर 15 किलोमीटर पर आवर, मोर वॉक्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो बहुत बेकार है भाई ये डिस्टेंस मेरे को समझ में नहीं, उस पर मैं अटक गया था, आपको पता है, नहीं कर पाया मैंने। और देखते हैं ये वाला, इफ ए पर्सन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ही विल कवर 15 किलोमीटर पर आवर। पर आवर की डिस्टेंस पर आवर की बोल रहे हैं भाई, फिर पता नहीं यार। हाँ देखो गलत लिखा है कि ये जो 2 किलोमीटर बढ़ा देने से यहाँ पर शहर को ये सुधार करना चाहिए इसको, राज PRT जो भी है, कि 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देने से अधिक चलता है 15 किलोमीटर पर आवर, क्यों लिखा है यार। अब देखो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो दे रहे हो। तो देखो आप PYQ सॉल्व करते करते जहाँ पर ये आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ना, तब आपको जाके कोई टीचर का सेशन देखना है, वरना बाकी तो सारे टाइम वेस्ट है। मैं बोलूँगा किसी भी टीचर को मत फॉलो करो, एटलीस्ट ये मैथ के लिए। आप जहाँ अटक रहा हो वहाँ पर जाके आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी लो, कॉन्सेप्ट लो, अच्छा रहेगा उसमें, बाकी PYQ सॉल्व करते रहो बस। ठीक है, क्योंकि वो लोग उतना अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है, कोई नहीं है यूट्यूब में, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, मैंने देखा, सब कुछ और ही बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होगा फिर, यही पे पर्सन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर क्या है क्या। हाँ तो ये तो देखो क्या है, लेट एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई x किलोमीटर, टाइम टेकन एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो हाँ तो यहाँ पर मान लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस हो गया x। अब इसको जब ये 10 किलोमीटर स्पीड से गया, 8 किलोमीटर स्पीड से गया, ठीक है, तो एक बार 8 किलोमीटर स्पीड से गया और एक बार 15 किलोमीटर स्पीड से 10 किलोमीटर स्पीड से गया। तो जब 10 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है तो x/15 हो गया ना, 15 किलोमीटर मोर कवर कर रहा है, तो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर स्पीड हो गया। ऐसा ही कुछ किया था ये इन्होंने देखो 15 किलोमीटर पर x+30, हाँ ठीक है, तो x+30/15। अब देखो ये मेरे को नहीं समझ में कि फिर इक्वल कैसे हो गया, ये इक्वल, इन दोनों इक्वल कैसे होगा, क्योंकि ये वाला तो मोर डिस्टेंस है, फिर इसके साथ ही इक्वल कैसा हो गया ये, तो वो नहीं मेरे को समझ है, बाकी तो ठीक है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मेरे को सुधार करने की ज़रूरत है, वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वही बात है, एक हम मान लिया, इसको एक बार 8 किलोमीटर से स्पीड से गया और एक बार x+15, अरे अब हट यार, x+15 इसको गया 10 किलोमीटर स्पीड से। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया इन्होंने। अब क्यों क्या है वो तो नहीं पता मेरे को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10x - 8x, क्योंकि ये इधर आ जाएगा उधर से, तो ये हो गया आपका 15×8 = 120। ठीक है, तो ये 2x = 120, ये x = 60 किलोमीटर पर आवर। बट क्यों इक्वल, ये वाला इक्वल क्यों क्या, ये मेरे को नहीं समझ आया, अगर आपको पता है तो बताएगा। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है देखो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया, ये दिया गया है। अब बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। अब इसको भी मेरे को नहीं समझ आया कि और क्यों इस क्या है। ठीक है, तो फिर तो एक ही के बारे में पूछ रहा है, अगर एंड यूज़ करना होता करता तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया देखो क्या है 15 और 25, एंड पूछे तो ऐड किया जाए 40 हो गया, बट यहाँ पर और क्यों पूछा है नहीं पता, बट आंसर की में 40 दिया हुआ था, तो चलेगा। अब देखो इसका मेरे को सॉल्यूशन नहीं आया, बट आंसर कुछ दिया हुआ था। ठीक है, आंसर कुछ दिया हुआ था,
तो ये आप खुद से करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा, तो मैं समझ पाऊँगा कि हाँ आप यहाँ तक वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखे हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप किए हो तो डेफिनेटली जो आंसर था वो करेक्ट था, बट मैंने शायद कुछ गलत कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब देखो इंग्लिश में, अब इंग्लिश बहुत आसान है। तो शी वर्क्स हार्डर देन एनीबॉडी आई नो, अब यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद रखना होगा। और इसका सेल क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, तो आप देख के समझ सकते हो सेल लाइक हॉट केक्स की इंटरिम रिजल्ट्स आउट दिस वीक सो इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स एंड स्टेबल रेवेन्यूज बट विल इट्स प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू सेल क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, सो सेल लाइक हॉट केक्स। तो थोड़ी सी जानकारी होंगी तो इंग्लिश आसान लगा मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि टू मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग इन ए टास्क स्पेशली इन ए लीडिंग रोल द टास्क वुड नॉट बी डन वेरी वेल, तो उसको हम बोलते हैं टू मेनी कुक्स बॉइलिंग द ब्रॉथ। देन ए पर्सन हु इज इम्पेरियस, इम्पेरियस का सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम है एरोगेंट। अब ग्रामर नहीं ज़्यादा पूछा जाता है बट इडियम सिनोनिम एंटोनिम यही सारे पूछा जाता है। अब देखो नेगेटिव टैक्स, तो वॉन्ट यू विल पास द एग्जाम, वॉन्ट यू तो इसको नेगेटिव टैक्स बोला जाता है। अब इसका बोला सही स्पेलिंग पूछा गया तो फेनोमेनन होगा। अब देखो इसके सिनोनिम क्या होगा, हिंड्रेंस का ऑब्स्ट्रक्शन होता है सिनोनिम। अब सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस, तो आई विजिट होगा, विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। यहाँ पर भी सिनोनिम पूछा गया तो ऑफिशियस का सिनोनिम होगा ऑब्ट्रूसिव, यानी जिसको पसंद नहीं करते लोग। ऑफिशियस मतलब हर चीज़ में उसको परफेक्ट चाहिए होती है, उसको ऑफिशियस बोला जाता है। अब देखो इनको पूछा है कि एक क्या है सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस वाइज। ठीक है, एक स्टोरी बनाना पड़ेगा किसके बाद क्या होगा, तो ये तो आपको पढ़ के समय नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ABCD इसका आंसर है, इसे देख लेना आप पढ़ना इसमें अगर चाहिए तो। थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरे को अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन विथ हाईलाइटेड टेक्स्ट, मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ फीलिंग सॉरी ओवर इट सिंस इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, तो यहाँ पर भी वही वन वर्ड वाला जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये इडियम होती है। तो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क वन वर्ड तो नहीं है, ये इडियम ही है। तो क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क है ना, स्पिल्ड मिल्क। रीड द बिलो स्टेटमेंट एंड फिल द गैप्स, तो ही इज बिजी इजंट ही, नेगेटिव टैग्स बोलते इसको। देन फिर से आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स दैट वर लाइक मी, आई जस्ट ऑलवेज फेल्ट लाइक इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। फिर से देखो रिमूव योर स्विच, रिमूव भी लिखा रहता है हमारा, ये इधर उधर हॉस्टल की डोर में यहाँ पर वहाँ पर। दीज मेजर्स आर डिजाइन टू डिटर, तो डिटर का सिनोनिम क्या होता है, डिस्करेज। ठीक है, अब देखिए ये पर एक कॉम्प्रीहेंशन, अब कॉम्प्रीहेंशन का अलग मजा है भाई, आपको पढ़ना ही नहीं है कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी में भी देखा और इंग्लिश में भी। देखो क्या पूछ रहा है, हमें कॉम्प्रीहेंशन कुछ पूछता ही नहीं है भाई, सिनोनिम ऑफ द गिवन डिकेइंग आपको पता होगा, रोटिंग। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो डिस्पोजल है इसका सही मीनिंग क्या है, तो A एंड B होगा इसका सही मीनिंग, मतलब उस टर्म को डिस्पोजल का मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो आइडेंटिफाई द सूटेबल, अब ये वाला सिर्फ क्वेश्चन पैसेज से आपको पैसेज पढ़ना होगा इसके लिए कि आइडेंटिफाई द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ये भी सिनोनिम पूछा है, सस्टेनेबल का सिनोनिम पैसेज पढ़ने की जरूरत है इसके लिए। अब सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सिग्निफिकेंट यही भी सेम है, वो पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं है। तो ये है भाई क्या किस लिए देता है पैसेज, ये मेरे को नहीं पता, नाम के ही पैसेज है। ठीक है, अब ऐसा भी यहाँ पर भी देखो ये पैसेज है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा पैसेज से। आप पूछा जा रहा है क्या, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, हो सकता है कि इसमें पैसेज का कुछ अलग दिया हुआ है बट वही करेक्ट आंसर होगा, तो इसलिए पैसेज आपको पढ़ना चाहिए। बट देखो कॉमन सेंस भी लगा होगा तो स्वावलंबी, बट डेफिनेटली आप पैसेज चेक कर लेना। बट नेक्स्ट पूछा आत्मनिर्भर शब्दों में कौन सा समास है, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत है, ये तो पैसेज में मिलेगा ही नहीं इसका आंसर आपको। फिर पूछा है तो आत्मनिर्भर जो है तत्पुरुष समास है। देन आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है, अपने आप पर निर्भर रहना, हो सकता है इसमें कुछ अलग अर्थ दिया हो सकता है उसमें, तो पैसेज पढ़ना जरूरी है। सफलता शब्द का विलंब शब्द है, पैसेज पढ़ना जरूरी है नहीं है। विफलता, व्यक्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं है। दानव है, ये जो है व्यक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पैसेज नाम का ही है, देख सकते हैं आप। तो बालक कलम से लिखता है, तो कलम कारण कारक है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अंतर का अर्थ नहीं है, ये मेरे को नहीं समझ आया, बट कॉरन जो है इसका आंसर की में दिया हुआ था। निम्नलिखित में से अक्ल का दुश्मन, तो ये हमारे इसमें आया हुआ था भाई, अक्ल का दुश्मन। ठीक है, मैंने तो इंग्लिश में गलत कर दिया था भाई, हिंदी में ठीक है, बट इसलिए मेरा खाता ही नहीं चेक हुआ, साला कैसा एग्ज़ाम दिया था क्या दिया था पता ही नहीं चला, बहुत दुख हुआ भाई। 1500 रुपीज़ पे किया था एप्लीकेशन फी। ठीक है, तो इसका मतलब है बेवकूफ़। तो निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द ईश्वर का अर्थ नहीं है, साधु मतलब ईश्वर नहीं है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्द में जिससे गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा मंदाकिनी। निम्नलिखित शब्द में से अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ। निम्नलिखित शब्द में से कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो धनिक जो है ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जखराज, धनाधीप, देन अनोद, ये सारे कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। मैंने इसमें वीडियो भी बनाया है कि पर्यायवाची शब्द का, अव्यय का, ये सारे, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ रहा था कुछ देर पहले, फिर मेरे को लगा कि उतना टफ नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं कुछ और पढ़ लूँ। जैसे कि पॉलिटी में कुछ नहीं नॉलेज है मेरे को, हिस्ट्री में कुछ नहीं आता मेरे को, तो वो सारे चीज़ में मैं शिफ्ट कर गया बाद में। अब देखिए कुछ वर्ड दिया है, इसमें आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो इस सेंटेंस को क्या है कि पढ़ना है, सब सेंटेंस को आपको पढ़ना है, और उसके क्योंकि क्वेश्चन पे आपको सोचना नहीं है, सेंटेंस को पढ़ना है, जो सबसे बेस्ट लगे, आपको अच्छा लगे सुनने में, वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा ये। और निम्नलिखित में से अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है अपना काम निकालना। देन आता है निम्नलिखित में से सप्तऋषि का संधि विच्छेद, सप्तयुक्त ऋषि, तो इसमें विसर्ग नहीं होते सप्त के, ठीक है। देन आपका आशीर्वाद का संधि आशी, यहाँ पर विसर्ग होता है, आशी विसर्ग बया का बाद। देन निम्नलिखित शब्द में से मानव शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो मानव का विलोम शब्द होगा दानव। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आटा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया है, क्यों आटा क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ChatGPT को पूछा मैंने, तो वो शॉर्ट देख लेना। अब देखो यहाँ पर भी कुछ वर्ड दिया गया है, उसमें से आपको सेंटेंस बनाना है। तो वही बात है, जो सुनने में सबसे अच्छा लगेगा वही सही आंसर है। अब देखो 20 लास्ट क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक देख लिया वीडियो को पूरा 100 क्वेश्चन किया और केयरफुली किया, ठीक है, तो एक कमेंट करिएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से इसको क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।